Thanks for visiting my channel A1 Study Passion. I will try to provide all chapters of social science like notes, question answers, MCQ questions and extra question answer. So please subscribe my channel that I will notify you. So आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। सो आप वीडियो बने रहना एंड कंटिन्यू करना और इसे नोट डाउन भी कर लेना। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकरण का युग का इम्पोर्टेंट नोट्स को डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं कि औद्योगिकरण होता क्या है। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था से वस्तुओं के निर्माण पर आधारित होता है। मतलब कि इस प्रक्रिया में जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है और वस्तुओं के निर्माण पर आधारित होता है, जिसे औद्योगिकरण कहते हैं। सो हमने औद्योगिकरण को समझ लिया है और अगला टॉपिक है हमारा फैक्ट्रियों का आना। मतलब कि जब पहली बार फैक्ट्री आया था, मतलब कि फैक्ट्री बना था तो उसमें पहला प्रोडक्ट क्या बना था और कहाँ पर बना था। सो पहला पॉइंट, विश्व में सबसे पहले कारखाना 1730 के दशक में इंग्लैंड में खुला था। मतलब कि पूरे दुनिया में पहला कारखाना जो है 1730 के दशक में इंग्लैंड में खुला हुआ था। इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। मतलब कि इस फैक्ट्री में पहला उत्पाद कपास द्वारा किया गया था, जैसे कपड़ा वपड़ा बनाना। कपास जिसने कई आविष्कार तथा बदलावों के श्रृंखला से उत्पादन प्रक्रिया में सुधार किया। मतलब कि कपास के यूज से कपड़ा बनाया जाता था फैक्ट्रियों में, जिससे इंग्लैंड के लोगों को कपड़े मिलने लगे और वो कपड़े अलग अलग डिजाइन के होते थे। उत्पाद के सारे प्रक्रियाओं और प्रबंध का एक छत के नीचे आना। मतलब कि जब उत्पाद होने लगा तो वो जो है एक ही छत के नीचे, मतलब एक ही फैक्ट्री के अंदर बनता था। साफ सीधा मतलब यह है कि कपड़ा बनने के सारे प्रक्रिया जो है एक ही छत के नीचे होता था। सो हमने फैक्ट्री का आना और कहाँ पर आया था, कब आया था और किस चीज का उत्पाद हुआ था पहली बार, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। और अगला टॉपिक है हमारा हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। मतलब कि हाथ का काम और मशीनी काम का फर्क, और ब्रिटेन के लोग हाथ से किया हुआ काम को मशीन से किया हुआ काम से बेहतर क्यों मानते थे, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसका पहला पॉइंट है हमारा विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वेतन कम था। मतलब कि पहले के समय में ब्रिटेन में जो है मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहाँ के जो कारीगर थे उनको कम वेतन दिया जाता था। उद्योगपति ऐसे कोई मशीन नहीं लाना चाहते थे जिससे मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर ज्यादा खर्चा भी हो। ये जो चीन लिखा है वो चीन नहीं जीन है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्वापी से जीन लिखना। इसका मतलब है कि जो उद्योगपति थे वो मशीन को लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मशीन में ज्यादा खर्चा होगा, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन्हें मजदूरों से छुटकारा मिल जाए। और तीसरा पॉइंट, बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों की मांग थी जो सिर्फ हाथ से बनाई जा सकती थी। और मशीन का ना आने का सबसे बड़ा यही कारण था कि बाजार में जो है लोग बारीक डिजाइन वाला और खास आकार वाला जो है चीजों का मांग करते थे, जो कि सिर्फ हाथ से बनाया जा सकता था, ना कि मशीन से। सिंपल सा मतलब है कि लोग ये नहीं चाहते थे कि मशीन को लाया जाए, क्योंकि विदेशी बाजारों में हाथ से बनाई हुई खास डिजाइन और खास आकार की चीजों की मांग थी, ना कि मशीन से बनाई हुई एक ही प्रकार की। सो यही मुख्य कारण था कि ब्रिटेन के लोग हाथ का श्रम को ज्यादा महत्व देते थे मशीनी शक्ति के बजाय। सो हमने बात कर लिया हाथ का श्रम और वाष्पीय शक्ति, मतलब मशीनी शक्ति के डिफरेंसेस। और अब हमारा अगला टॉपिक है इंग्लैंड में मजदूरों का जीवन। जो इंग्लैंड था उसमें मजदूरों का जीवन क्या था। सिंपल से मतलब कि इंग्लैंड के मजदूर जो थे उनके जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसका पहला पॉइंट है हमारा कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन दयनीय था। मतलब कि वहाँ के मजदूरों का जीवन जो था बहुत ही दयनीय, मतलब कि गरीबी से जूझने वाला था। और श्रम की बहुतायत की वजह से नौकरी की भारी कमी, मतलब कि इंग्लैंड में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वहां पर नौकरी की भारी कमी थी। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। मतलब कि इंग्लैंड में काम मिलने की संभावना तभी था अगर आपको कहीं यारी दोस्ती है तो उसके द्वारा ही नौकरी मिलने का चांस होता था, वरना इंग्लैंड में काम मिलना बहुत ही मुश्किल था। अगला पॉइंट है बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। मतलब कि बहुत सारे उद्योग जो है मौसमी उद्योग होते हैं, जिसकी वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता है। और अगला पॉइंट है मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी, इसलिए गरीबी। मतलब कि जो वहाँ के मजदूर थे उनके मजदूरी में जो है भारी कमी थी, इसलिए वहाँ पर गरीबी भी ज्यादा थी। और अगला पॉइंट है बेरोजगार की आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चढ़ने लगे और मशीनों पर हमला करने लगे। मतलब कि बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर जो थे नए प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगे और मशीनों पर हमला करने लगे, मशीन को खराब करने लगे।
और अगला पॉइंट 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बनाए गए। और आखिरकार 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई क्योंकि रोडों को चौड़ा किया गया और नए रेलवे स्टेशन बनाए गए, जिसके वजह से लोगों को रोजगार मिला। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने इंग्लैंड के मजदूरों का जीवन के बारे में फुल डिटेल में पढ़ लिया है। और अगला टॉपिक है हमारा मशीनी उद्योग से पहले का युग। मतलब कि जब मशीन नहीं था तो उससे पहले फैक्ट्रियों में क्या उत्पाद होता था और कैसे होता था, इन सब के बारे में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जिसका पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा। मतलब कि मशीनी युग से पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में जो भारत के रेशमी और सूती उत्पाद था उसका बहुत दबदबा था, मतलब बहुत मांग था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत से अनिर्मित और फ्रांसीसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान और पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर आते थे। मतलब कि अलग अलग किस्म का कपड़ा जो है अलग अलग जगह पर निर्यात और आयात होता था। और अगला पॉइंट है सूरत, हुगली और मसूली पटसन प्रमुख बंदरगाह। मतलब कि मशीनी युग से पहले सूरत, हुगली और मसूली जो है प्रमुख बंदरगाह थे। सो ये था मशीनी युग से पहले का युग। सो अगला टॉपिक है हमारा मशीनी उद्योग के बाद का युग। मतलब कि मशीन के आने के बाद का युग क्या था, कैसा था और किस प्रकार बना था और उसका बंदरगाह क्या था, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिसका पहला पॉइंट है 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर के नियंत्रण वाले नेटवर्क टूटने लगे। मतलब कि 1750 के दशक तक जो भारतीय सौदागर थे जो आयात और निर्यात करते थे उनका नेटवर्क जो है टूटने लगा। यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ने लगी। मतलब कि यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी क्योंकि मशीन से एक बार में ज्यादा उत्पाद किया जा सकता था। और अगला पॉइंट सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ने लगे। जो पहले के पुराने बंदरगाह थे जैसे सूरत और हुगली वो जो है कमजोर पड़ने लगे। मशीनी उद्योग के बाद मुंबई तथा कोलकाता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। जो मशीनी युग आया था उसके बाद मुंबई और कोलकाता जो था एक नया बंदरगाह के रूप में उभरे। सो ये था मशीनी उद्योग के बाद का युग। और अगला टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद। मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया उसके बाद क्या हुआ, जो मजदूर थे उनका क्या हुआ, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसका पहला पॉइंट है हमारा भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार। जो भारतीय व्यापार हो रहा था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एकाधिकार, मतलब कि एकलौता अधिकार कर ली कि कोई भी जो है अपना चीज हमें बेचेगा। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी तथा दलालों को खत्म करके बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारी और दलालों को खत्म कर दिया और बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, मतलब सीधा नियंत्रण कर लिया। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों को अन्य खरीदार, मतलब कि दूसरे खरीदार के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दिया। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के एक वेतनभोगी कर्मचारी का नियुक्ति किया ताकि वो बुनकरों पर नजर रख सके कि वो दूसरे के साथ कारोबार तो नहीं कर रहे हैं। सो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद का युग। और अगला टॉपिक है हमारा वस्तुओं के बाजार बनाने के तरीके। मतलब कि जब वस्तु बन गए और उसको बाजार में लाया गया तो उसको खरीदने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ता है। उसके क्या क्या तरीके लगाए गए। उनका पहला तरीका था भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर प्राय विदेश में बनी चीजों का स्थानीय संबंध दिखाने के लिए की जाती थी। जो भारतीय देवी देवताओं का तस्वीर था उसको विदेश में बनी चीजों पर लगाया जाता था जिससे उनका स्थानीय संबंध को दिखाया जा सके और लोग उसे खरीदे। भारत निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद के माध्यम से राष्ट्रवादी संदेश दिया गया कि यदि आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीजों की खरीदें। मतलब कि उन्होंने भारतीय निर्माताओं द्वारा उत्पाद के माध्यम से राष्ट्रवादी संदेश दिया कि अगर आप अपने देश की परवाह करते हैं और अपने देश को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं तो आप इन चीजों को खरीदें। और कैलेंडर का प्रयोग उत्पाद को उन व्यक्ति के बीच पहुंचाने के लिए किया जाता था जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। मतलब कि जो कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था वो उन उत्पाद को व्यक्तियों के बीच पहुंचाने के लिए किया जाता था जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे। सो ये था कुछ उपाय जिसके माध्यम से वस्तुओं को बाजार में लाया गया। सो आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 यहीं पर खत्म होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।